नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आर्थिक सर्वेक्षण हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था इकोनॉमिक करंट अफेयर्स में। आज हम लोग उसी की अगली श्रृंखला यानी कि बजट, आर्थिक समीक्षा पहले आती है, बजट उसके बाद आता है और दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि दोनों में डेटा जो होता है वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए अगर आपने अभी पहले आर्थिक समीक्षा नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आपको आर्थिक समीक्षा जरूर देखनी चाहिए इस वीडियो को देखने से पहले, जिससे आर्थिक समीक्षा से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हमारा जो 22-23 और 23-24 का फाइनेंशियल ईयर है, विशेषकर 23-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें क्या हमारी ग्रोथ रही है इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी की, और फिर आज के वीडियो के माध्यम से 24-25 के लिए भारत सरकार की क्या प्लानिंग्स हैं, बजट में किन किन चीज़ों को प्राथमिकता दी गई है, किन सेक्टर्स में सर्वाधिक पैसा आवंटित किया गया है और किस तरह से जो है बजट जो है विकसित भारत की संकल्पना को प्रस्तुत करता है, ये सारी चीज़ें आप आसानी से समझ पाएंगे। तो आज का ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें जो है आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। कुछ चीज़ें पहली बार पढ़ते समय या जब मैं पढ़ाता हूँ तो हो सकता है आपको समझ में ना आ रही हो, लेकिन आपको अंत तक इंतज़ार करना है। पूरा पढ़ने के बाद जब आखिरी में हम ये 85 प्रश्न करेंगे, सॉल्व करेंगे, उस समय आपको समझ में आ जाएगा कि जो हमने पूरा पढ़ा है, जो पूरा बजट पढ़ा है, उसमें से क्या प्रश्न आ सकते हैं और प्रश्न पूछने का जो है क्या तरीका हो सकता है। तो अंत तक आपको ये वीडियो देखना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल प्रश्न पे आपको डिपेंड रहना। पूरा जो हम आगे एनालिटिकल पढ़ेंगे, यानी जो हम पूरा विश्लेषणात्मक तरीके से बजट पढ़ेंगे, उसको आपको अच्छे से ध्यान देके पढ़ना है। वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार, जब तक आपको अच्छे से क्लैरिटी ना हो जाए तब तक आप रिपीट करके देखिए और सारे प्रश्नों को अच्छे से आखिरी में जो दिए हैं उनको तैयार कर लीजिए और इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, इस बात का आप विश्वास रखिए। इसलिए अच्छे से करिए और रिवीजन जो है इसका बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर हम देखें तो अगर इसको ईमानदारी से पढ़ाया जाए या जब पूरे इसकी फुल लेंथ में पढ़ाया जाए तो कम से कम 4 घंटे 5 घंटे का ये लेक्चर हो सकता है बजट का। लेकिन हमारा यही प्रयास है कि हम 1 से 1.5 घंटे के में इसमें केवल उन चीज़ों को जो आपके परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं उनको हम टेकअप करते हुए, उनको हम पढ़ाते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे परीक्षा की दृष्टि से, और आपकी एक जो है जो बजट को लेके एक अवधारणा है दिमाग में, उसको विकसित करने के लिए दोनों ही दृष्टि से इस लेक्चर को आप पूरा जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वित्तीय वर्ष 24-25 का जो ये बजट है ये पूर्ण बजट है। इससे पहले आपको ध्यान होगा 1 फरवरी को जो बजट प्रस्तुत किया गया था वो अंतरिम बजट था क्योंकि तब सरकार जो है चुनाव में जा रही थी। अंतरिम बजट प्रस्तुत किया था सरकार ने। अब जो है पूर्ण बजट प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि पूर्ण बजट जो प्रस्तुत किया गया है इसकी डेट क्या है। अगर सिंपलेस्ट क्वेश्चन आया तो यही आ सकता है। तो इसकी डेट है 23 जुलाई को हमारी जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद में ये बजट प्रस्तुत किया गया और ये पूर्ण केंद्रीय बजट के नाम से जाना जाता है। इससे पहले जो बजट था वो अंतरिम बजट था। अंतरिम बजट में विकसित भारत का जो रोड मैप था वो प्रस्तुत किया गया था। तो अंतरिम बजट का प्रस्तुत किया गया था 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया था। उसका जो साइज था वो कितना था, वो 47.66 लाख करोड़ रुपए था। और जो अब बजट आप पढ़ रहे हैं यानी जिसको हम पूर्ण बजट कह रहे हैं, ये 48 लाख समथिंग जो है लाख करोड़ है। आगे पूरा हम ब्रेकअप देखेंगे। मतलब मामूली सा अंतर है फरवरी में और जो अभी बजट प्रस्तुत किया गया है उसकी जो है राशि में लगभग उतना ही है, थोड़ा सा उसमें एडिशन कर दिया गया। तो जो अंतरिम बजट था उसकी थीम क्या थी, उसमें यह था कि सर्वांगीण, सर्वव्यापी तथा सर्वसमावेशी विकास के साथ 2047 तक, क्योंकि 2047 क्या होगा, शताब्दी वर्ष होगा भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति का। तो 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने की एक परिकल्पना उस बजट में रखी गई थी और ये जो बजट प्रस्तुत किया गया है ये उससे अलग नहीं है। इसमें उसी कल्पना को विस्तार दिया गया है। मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि अंतरिम बजट और पूर्ण बजट जो है एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। अब प्राथमिकताएं क्या थीं और क्या हैं, तो बजट की जो प्राथमिकताएं हैं वो 4 सेक्टर्स जो है मतलब हैं।
और इसको जो है इन्होंने इस तरह से लिखा कि 4 जातियों पर या 4 प्राथमिक जातियां हैं जो उन पर इनका ध्यान आकर्षण है बजट के मामले में। सबसे पहली चीज है अन्नदाता, अन्नदाता यानी कि कृषक। दूसरी चीज है गरीब, जो हमारा मार्जिनल समाज है, जो हाशिए पे खड़ा हुआ वर्ग है, वंचित वर्ग है, गरीब हो गया। फिर तीसरा जो है हमारे देश की नारी शक्ति यानी महिलाएं, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी बहुत ही आवश्यक है अगर देश को जो है 2047 तक वास्तव में विकसित भारत के रूप में हमको संकल्पना देखनी है। फिर युवाओं के ही कंधे पर जो है सारा दारोमदार है, क्योंकि युवा जितना ज़्यादा पढ़े लिखे कौशल हस्त वाले होंगे और जितना ज़्यादा वो देश को ग्रोथ दे सकते हैं उतना ज़्यादा कोई नहीं दे सकता। तो ये 4 आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बजट में 4 प्रमुख जो है जातियों पर केंद्रित किया गया है, वो 4 जातियां या वो 4 व्यक्ति कौन से हैं। तो ये आपको बताना होगा कि वो 4 व्यक्ति कौन से हैं, इसको ध्यान रखिएगा। फिर बजट में क्या किया गया है, एक मुख्य विषय दिया गया है। मुख्य विषय क्या है, 4 मुख्य विषय हैं और ये 4 मुख्य विषय में कौन आता है। सबसे पहला जो है इसमें प्राथमिकता का विषय है रोजगार। रोजगार का सृजन होना चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अधिक से अधिक स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, यानी कौशल प्रशिक्षण आपको देना पड़ेगा। तीसरी चीज जो है, जो मध्यम लघु और मझले उद्योग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करना पड़ेगा, क्योंकि स्थानीय स्तर पर जो उद्योग हैं, लोकल फॉर वोकल बहुत दिनों से ये मंत्र चल रहा है, तो उसी के लिए एमएसएमई जो सेक्टर है इस पर जो है इस सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस है। फिर उसके बाद जो है मध्यम वर्ग को जो है फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मध्यम वर्ग में जो है सर्वाधिक प्रोडक्टिविटी है जो है इस बजट के अनुसार। तो ये बजट का मुख्य विषय है अगर आपसे पूछ लिया जाए। अब इसमें यही सब बातें लिखी हैं और इसीलिए जो है जो ये 4 मुख्य विषय दिए गए हैं, शिक्षा, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, इनके लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा आवंटन। अगर आप देखेंगे कुल बजट जो है 48 लाख करोड़ के लगभग का है, उसमें से 1.48 लाख जो है इन्हीं 4 सेक्टर्स पर केंद्रित करके जो है दिया गया है। अब अगला आपसे जो है जो उम्मीद है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सरकार की इस जो बजट प्रस्तुत किया गया है इसमें प्राथमिकताएं क्या हैं। तो सरकार ने इसमें 9 प्राथमिकताएं गिनाई हैं। कितनी प्राथमिकताएं गिनाई हैं, आपसे सीधे सीधे ऐसे ही प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए बिल्कुल इसको ध्यान से समझते रहिए। 9 प्राथमिकताएं इसमें गिनाई गई हैं और यहाँ पर जो है इन्फोग्राफिक्स में जो पीआईबी द्वारा बताया गया है वहाँ पर शॉर्ट में लिखा गया है कि कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार एवं कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, विनिर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा संरक्षण, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास और नई पीढ़ी के सुधार। अगर आपको कुछ लोग को इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो यहाँ पर इसको समझ सकते हैं आप जो है प्रोडक्टिविटी एंड रिसाइलेंस इन एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कृषि को हमको जो है बहुत में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, क्योंकि अगर जो है देश में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उत्पन्न करेंगे तभी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग सेकंड हमारा जो है प्राथमिकता का क्षेत्र हो गया। तीसरा है इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। फिर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर जो है, अर्बन डेवलपमेंट शहरी विकास, एनर्जी सिक्योरिटी, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, ये हमारी 7वीं प्राथमिकता हो गई। 8वां हमारा है इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जितना ज़्यादा हम इनोवेटिव आइडियाज़ को लेके आगे बढ़ेंगे, जैसे इस सरकार ने जब से आई तब से इन्होंने स्टार्टअप की एक परिकल्पना रखी और आज देश में स्टार्टअप सिस्टम जो है एक उद्यम के रूप में बहुत तेज़ी से विकसित हुआ है। कई सारे यूनिकॉर्न बने हैं, उन्हीं से छोटे छोटे स्टार्टअप्स जो है लोकल लेवल पर बहुत तेज़ी से विकसित हो रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि देश में जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है स्टार्टअप जो है बहुत अच्छे से सपोर्ट कर पा रहे हैं। फिर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स है कई सारे जिनको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो 9 प्राथमिकताएं हैं इस गवर्नमेंट की, उनको उन्हीं पर ये पूरा बजट फोकस्ड है और इन्हीं हेडिंग्स में हमको इस बजट को समझना है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले
हम देखते हैं जो ये बजट है इसका साइज क्या है। ये जो बजट की रूपरेखा या बजट प्रोफाइल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो बजट को आप समझ जाएंगे कि बजट में हम चीज़ें प्राप्त कहाँ से करते हैं और हम खर्च कैसे करते हैं। जो थोड़े से आपको भारी भरकम शब्द लगते हैं वो सब इसमें इंक्लूड हैं। तो सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि बजट का साइज क्या है। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है 48.21 लाख करोड़। कितना साइज है इसका? ये जो है इस बजट का साइज है। इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा। कई बार पिछले प्रश्न पत्रों में बजट का साइज डायरेक्टली पूछ लिया गया था, तो इसकी अभी हम एब्सोल्यूट फिगर भी देखेंगे, लेकिन मोटा मोटा आपको ये जरूर याद होना चाहिए कि 48.21 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय वर्ष 2024-25 का फुल बजट या पूर्ण बजट प्रस्तुत किया गया है। अब इस साइड जो चीज़ें हैं कि हम जो है पैसा प्राप्त कहाँ से करते हैं, यानी इस बजट को जो हमारा 48.21 लाख करोड़ का है उसके लिए हम पैसा ला कहाँ से रहे हैं, हमारे स्रोत क्या हैं, किस तरह से हम ये पैसा जुटाएंगे और फिर हम इसको व्यय किस प्रकार करेंगे, वो इस साइड में दिया गया है। तो थोड़ा सा इसको और बड़ा आपको दिख सके इसलिए जो है हम इसको दो भागों में बाइफरकेट करके पढ़ते हैं। हो सकता है थोड़ा सा छोटा दिख रहा हो, लेकिन चिंता मत करिए, जो फिगर आपके लिए महत्वपूर्ण है उसको मैं यहाँ पर लिखते हुए बताते चलूँगा। तो सबसे पहले जो है हम ये 48.21 लाख करोड़ रुपए कहाँ से लाएंगे जिससे ये बजट का साइज हमारा निर्मित हो रहा है। तो सबसे पहले दो चीज़ें होती हैं। एक तो हम उधार लेते हैं, ये जो ऊपर आप नीले रंग के सर्कल्स देख रहे हैं ये हमारा उधार है कि हम उधारी से या डेब्ट से प्राप्त कर रहे हैं। नीचे वाला जो है वो हम राजस्व इकट्ठा कर रहे हैं। राजस्व मतलब रेवेन्यू, जो टैक्स के माध्यम से और विभिन्न माध्यमों से आता है। तो सबसे पहले हम उधारी की बात करते हैं कि सरकार कैसे उधारी लेती है। यहाँ पर दिया हुआ है 11.63 लाख करोड़ रुपए का हम मार्केट लोन लेते हैं, यानी बाजार से उधारी लेते हैं। बाजार में कई तरह की उधारी हो सकती हैं। उसके बाद जो है दूसरे तरह का क्या है, जो स्मॉल सेविंग्स हैं, स्टेट प्रोविडेंट फंड है और अदर, इनसे हमको 4.50 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो जो टोटल डेप्ट रिसिप्ट है वो हमारी कितनी हो जा रही है, 16.13 लाख करोड़ रुपए हम एक तरह से क्या ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, कर्ज लेके जो है हम व्यय करेंगे। इसमें जो है एनडीसीआर भी मिल जाता है। तो एनडीसीआर का मात्रा भले ही कम है, 0.78 लाख करोड़ रुपए है। तो ये मिलकर जो है जो पूरी फिगर होती है इसको हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। कैपिटल रिसिप्ट मतलब पूंजीगत प्राप्तियां। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बजट में पूंजीगत प्राप्तियां कितने रुपए की हैं, तो ये कितने रुपए की हुई, 16.91 लाख करोड़ रुपए की आपको पूंजीगत प्राप्तियां हुई, जिसमें सोर्सेज क्या है, डेप्ट के द्वारा ये हमने इकट्ठा किया 16.91 लाख करोड़। अब हमारा दूसरा सिस्टम क्या है, हम जो है विभिन्न जगहों से कर लेंगे और उसको हम राजस्व कर भी हो सकता है। कई प्रकार के कर भारत सरकार लगाती है, उसमें डायरेक्ट टैक्सेज भी आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेज भी आते हैं। तो शुरुआत करते हैं, देखिए यहाँ पर जीएसटी। और अभी इनमें जो है सबसे बड़ी मदें क्या है उनको हम आगे देखेंगे, उनका एक क्रम हम याद करेंगे। जीएसटी से हमको मिल रहा है 10.62 लाख करोड़ रुपए। यूनियन एक्साइज ड्यूटी, जो एक्साइज ड्यूटी लगती है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क जिसे हम कहते हैं हिंदी में, वो 3.19 लाख करोड़। इसकी फिगर आपको रटने याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल मैं आपको बता रहा हूँ। जो याद करने वाली बात है वो मैंने लिख दी कि कैपिटल आपको रिसिप्ट याद रखनी है और अभी टोटल नेट जो टैक्स गेन होगा वो आपको याद रखना होगा। फिर इनकम टैक्स से सरकार कितना इकट्ठा कर रही है, 11.83 लाख करोड़। उसके बाद कॉरपोरेशन टैक्स जो विभिन्न कंपनियों पे लगता है, कॉरपोरेट वर्ल्ड पे लगता है, वो 10.2 लाख करोड़ रुपए है। उसके बाद जो है 12.47
करोड़, ये क्या है, स्टेट शेयर है, ये यहाँ से निकल जाता है। ऐसा थोड़ी कि जितना केंद्र सरकार टैक्स वसूल रही है चारों तरफ से वो स्वयं के ही उपभोग के लिए वसूल रही है, उसको जो है केंद्रांश के रूप में राज्यों को भी अंतरित करना पड़ता है, राज्यों को भी ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो कितना राज्यों को ट्रांसफ़र हो गया, 12.47 जो है लाख करोड़ रुपए। कितने में से, जो हमको टोटल ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू मिला 38.40, कितना, 38.40 लाख करोड़, ये हमारा ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है। और ग्रॉस में से जो हम दे रहे हैं दूसरे को, उनको घटा देंगे तो हमारा नेट रिसिप्ट आ जाएगा कि हमको निवल प्राप्ति कितनी हुई, मतलब शुद्ध रूप से जो हम राज्यों को दे दिया और हमने एनडीआर फंड को ट्रांसफ़र कर दिया, उसके बाद जो है हमको कितना हमारे पास बचा, जो हमारे वास्तविक रूप से बजट में जा रहा है वो 25.84 करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए है। तो इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पर, 25.84 लाख करोड़। ये क्या है, ये निवल कर संग्रह प्राप्ति है हमारी, मतलब नेट टैक्स रिसिप्ट है, टैक्स के द्वारा हमने इकट्ठा किया। और इसमें कुछ चीज़ें और हैं छोटी छोटी, कस्टम ड्यूटी से हम लाए, कुछ और भी जो है टैक्सेज होते हैं जिनको यहाँ लिखना ज़रूरी नहीं है तो उनको अदर्स लिख दिया गया। और यूटीज़ यानी यूनियन टेरिटरीज से जो टैक्स कलेक्ट किया गया वो यहाँ पर ले लिया गया। तो ये हमारा जो है, जो हमने कैपिटल रिसिप्ट प्राप्त की और जो हमने नेट टैक्स रिसिप्ट प्राप्त की। और उसके अलावा जो है छोटे छोटे और सोर्सेज हैं, जैसे हमको ब्याज पे जो प्राप्ति हुई, इंटरेस्ट रिसिप्ट हुए, डिविडेंड एंड प्रॉफिट जो है कुछ मिला, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी कुछ होते हैं जो बिना टैक्स के भी आते हैं राजस्व, और कुछ और भी होते हैं। तो ये सब जोड़ के हमारा ये फाइनल फिगर बना 48.21 लाख करोड़ रुपए। तो 48.21 लाख करोड़ रुपए ये हमारे बजट का साइज है। तो इस तरह से तो हमने पैसा जुटाया, क्योंकि अगर हमको खर्च करना है तो सबसे पहले हमको ये सोचना होगा कि पैसा आएगा कहाँ से। तो ये तो भारत सरकार की प्राप्ति के तरीके हैं कि हम कहाँ से पैसा किन किन मदों से उठा के ला रहे हैं। इसके बाद अब हमारा व्यय साइड आता है। ये जो पैसा हमने इकट्ठा कर लिया 48.21 लाख करोड़ रुपए, इनको हम व्यय किस प्रकार करेंगे, ये किन किन चीज़ों में व्यय होती है। तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो योजनागत व्यय होता है, योजनागत व्यय को हम स्कीम एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये क्या होती हैं, ये इसका साइज कितना है, 20.22 लाख करोड़ रुपए। यहाँ जो भी फिगर है वो सब लाख करोड़ में ही है, इसलिए बार बार चाहे मैं बोलूँ चाहे ना बोलूँ ये आपको एज्यूम कर लेना है। इसके बाद जो है ट्रांसफर्स, इस्टेब्लिशमेंट एंड अदर्स एक्सपेंडिचर, इसी में जो है जो सैलरी वगैरह और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये मतलब योजना के अलावा जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम जो है आयोजनागत व्यय कहते हैं हिंदी में अगर जो है, यानी नॉन स्कीम एक्सपेंडिचर्स। तो नॉन स्कीम एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो कितने हैं, 27.99 जो है लाख करोड़ रुपए। तो ये जो है अगर आप दोनों को जोड़ लीजिए तो आपका बजट जो है यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि इसका साइज क्या है। अब हम योजनागत में चलते हैं। तो योजनागत दो तरह की होती हैं, एक जो है केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती हैं और एक केंद्र योजनाएं होती हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, केंद्र प्रायोजित योजनाएं यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स क्या होती हैं, ऐसी योजनाएं जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है और उनके द्वारा ही स्पॉन्सर की जाती है, यानी वो चल तो राज्यों में रही है लेकिन उसका जो व्यय का अधिकतम भाग है वो केंद्र सरकार देती है। और एक योजना होती है सेंट्रल योजना, वो केंद्रीय योजना होती है और उसमें पूरा का पूरा व्यय जो है केंद्र सरकार का ही होता है, उसमें राज्य सरकारों का कोई इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे आपने बहुत सारी योजनाएं पढ़ी होंगी, उसमें लिखा रहता है कि इस योजना का 90% व्यय केंद्र सरकार के द्वारा होगा, 10% व्यय राज्य सरकार के द्वारा होगा। तो वो किस तरह की योजनाएं होती हैं, वो जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम यहाँ पर कितना है,
5.06 लाख करोड़ रुपए हैं। उसके बाद सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स यहाँ पर दी हुई हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब केंद्र के द्वारा जो है बनाई और लागू की जाने वाली योजनाएं। इसमें जो है जो ग्रॉस फिगर है वो कितनी है, 15.16 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं हैं। अब ये योजनाएं अलग अलग क्षेत्रों में होंगी, जैसे जनरल सर्विसेज, फिर इकोनॉमिक सर्विसेज, उसके अलावा इसी में आ जाएगी सब्सिडी। जितने प्रकार की भारत सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है, चाहे वो गैस सब्सिडी हो, चाहे अनाज पे सब्सिडी हो, चाहे खाद्यान्न पे सब्सिडी हो, वो सभी जो है यहाँ पर आ जाएंगी। और उसका फिगर कितना है, 4.28 लाख करोड़ रुपए ये जो है केंद्र के द्वारा सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा व्यय होता है, सब्सिडी को ही पहले और बाइफरकेट कर लेते हैं। सब्सिडी में पेट्रोलियम पे सब्सिडी हो रही है 0.12, फूड पे सब्सिडी हो रही है यानी खाद्य पे 2.05, और फर्टिलाइजर पे जो है सब्सिडी दी जा रही है। तो ये सारी सब्सिडी आप देखते भी हैं, मिलती भी है। उसके अलावा जो है अब जो सेंट्रल सेक्टर के स्कीम्स हैं उसमें हमने इकोनॉमिक देख लिया, जनरल देख लिया, सब्सिडी देख लिया। उसके बाद सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज में क्या आता है, मुख्य रूप से जो समाज कल्याण है और आपका हेल्थ है, वेलनेस सेक्टर है, ये सभी सोशल सर्विसेज में आते हैं। 0.56 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च हो रहे हैं। और उसके अलावा कुछ और जो है योजनाएं हैं जिनको अदर्स में इन्होंने ग्रुप कर दिया है, वो है 0.32 लाख करोड़ रुपए। तो ये जो है हमारी स्कीम एक्सपेंडिचर हो गया, यानी योजनागत व्यय, और वो भी योजनागत व्यय में सेंटर की स्कीम है। तो सेंट्रल में दो हो गई, केंद्र की योजनाएं और केंद्र प्रायोजित योजनाएं। आगे बढ़ते हैं, दूसरे तरह का जो है जो खर्चा है वो क्या है, वो ट्रांसफर इस्टेब्लिशमेंट मतलब जो है अवस्थापना, जिसमें पेंशन आती है, केंद्रीय कर्मचारियों की तनख्वाह आती है, बाकी चीज़ें आती हैं, और इस तरह के सारे एक्सपेंडिचर आते हैं। इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कुछ पैसा तो सीधे स्टेट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, बिहार को दे दिया गया, तो सारे स्टेट को दिया जाता है। और ये कितना पैसा कहाँ बटेगा ये कौन तय करता है, ये वित्त आयोग तय करता है। मोस्टली जो है वित्त आयोग की सिफारिशें फॉलो की जाती है, बाकी कुछ जो है सरकार ने खुद अपने मानक निर्धारित कर रखे हैं। तो 5.24 लाख करोड़ रुपए तो सीधे सीधे राज्यों को दे दिए गए। अब राज्यों में दो तरह के पैसे दिए जा रहे हैं। एक तो फाइनेंस कमीशन, जो मैंने अभी कहा आपसे कि वित्त आयोग प्राविधानित योजनाएं हिंदी थोड़ी टफ है, मतलब फाइनेंस कमीशन ट्रांसफ़र, जो फाइनेंस कमीशन ने आपसे पहले ही रिकमेंडेशन कर रखी है उसके अनुरूप जो है 1.32 लाख करोड़ हो गया। उसके अलावा बाकी जो है जो केंद्र सरकार अपना डायरेक्ट किसी न किसी चीज़ के लिए दे रही है, जैसे इसी बजट में बिहार के लिए काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सपेंडिचर जो है, कई सारे पुल और बहुत सारी परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, और तो वो सब इसी में आ जाएगा। तो ये अदर ट्रांसफ़र हो गया। उसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब यही होता है कि केंद्र सरकार के जो कार्यालय हैं उनको चलाने के लिए जो व्यय हो रहा है उसको हम जो है क्या कहेंगे, इस्टेब्लिशमेंट कहेंगे, या अवस्थापना हिंदी में कहते हैं। इसमें आपका मुख्य रूप से पेंशन और वेतन आता है, और उसके अलावा कुछ और खर्चे होते हैं जो वहाँ पर जो है मिसलेनियस खर्चे होते हैं। तो सैलरी पर कितना खर्च हो रहा है, 1.62 लाख करोड़ रुपए, पेंशन पर खर्च हो रहा है 2.43 लाख करोड़ रुपए, और अदर्स पे खर्च हो रहा है 3.79 लाख करोड़ रुपए। फिगर को लेके बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, फिगर आपसे इस तरह की कोई नहीं पूछी जाएगी। ये केवल आपकी एक समझ को विकसित करने के लिए मैं इतने डिटेल में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए कि सैलरी से जो है 1.5 गुना पेंशन का खर्चा है। आप देख रहे होंगे देश में लगातार एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस की बहस जारी है। जो कर्मचारी हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं, फिर भी अभी तक सरकार के द्वारा उस पर जो है कोई जो है सीधे तौर पर उसको मतलब रिस्टोर करने के लिए बात नहीं की जा रही। सरकार हमेशा ये कह रही है कि हम एनपीएस में सुधार करके उसको मतलब सुधार के कई वो किए गए अभी तक, लेकिन सीधा सीधा ओपीएस नहीं, क्योंकि सरकार का ये कहना है, सरकार का ये तर्क है कि अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर करते हैं जो 2005-04 में ख़त्म हो गई थी,
तो वो उसके कारण जो है जो हमारा पेंशन पे खर्चा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो पेंशन पे तो खर्च है, लेकिन जो है कर्मचारियों का हित भी यहाँ पर ज़रूरी है, इसलिए सरकार को निश्चित रूप से जो है इसमें कुछ ना कुछ एक प्रभावी रणनीति बनाकर जो है ये ध्यान रखना चाहिए कि सरकार जो है जो कर्मचारी हैं उनका कहीं से अहित ना होने पाए। और जब किसी चीज़ का इतना ज़्यादा विरोध है तो निश्चित रूप से जो है उसमें खामियां हैं, तो सरकार को इस पर उदारतापूर्वक जो है सोचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो जो है इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। तीसरे तरह का है अदर सेंट्रल एक्सपेंडिचर, यानी केंद्र सरकार के अन्य खर्चे। ये जो है 14.91 लाख करोड़ रुपए के खर्चे हो गए। इसमें एक अदर्स की कैटेगरी है 2.0। फिर ऑटोनॉमस बॉडीज, यानी जो है जो स्वायत्त संस्थाएं हैं केंद्र सरकार के अधीन, उनको जो है चलाने के लिए चाहिए 1.2 लाख करोड़ रुपए। और इंटरेस्ट पेमेंट जो है हमारे खर्चे का एक सबसे बड़ा भाग होता है। आप देख लीजिए खर्चा जो है हम करने जा रहे हैं 48.21 लाख करोड़ का ये खर्चा करने जा रहे हैं। और इसमें हम ब्याज पे कितना खर्च कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने लोन लिया है तो हम ब्याज पे कितना खर्च कर रहे हैं, ये देखिए आप, ये हम ब्याज पे खर्च कर रहे हैं। अब इसमें इसको माइनस कर लीजिए, आप समझ जाएंगे कि हम कितनी बड़ी धनराशि जो है ब्याज पे खर्च करते हैं। हम लोन भी लेते हैं, ब्याज भी खर्च करते हैं। तो कुल मिला के राजकोषीय स्थिरता बनाए रखने के लिए और राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए ये सभी प्रावधान हैं और ये करने पड़ते हैं। सरकार कोई भी हो, इसमें कोई ऐसा नहीं है, ये सब इकोनॉमिक्स के जो है प्रिंसिपल्स पर आधारित चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बजट है, यही सारे अभी आंकड़े हमने पीछे पढ़े। अब इसमें बहुत सारे भारी भरकम शब्द हैं जिनको हम थोड़ा सा आगे अच्छे से और डिफाइन करते हैं। ये एक इन्फोग्राफिक्स है, इसमें बताया गया राजस्व प्राप्तियाँ, पूंजी प्राप्तियाँ, कुल प्राप्तियाँ। तो देखिएगा यहाँ पर कुल प्राप्तियाँ जो होती हैं और कुल व्यय, ये दोनों फिगर हमेशा बराबर होती हैं। कितना है? 48,20,512 करोड़ रुपए। और यही बार बार हम दोहरा रहे हैं कि बजट का साइज क्या है। पीछे देखिए बजट का साइज क्या है, 48.21 लाख करोड़ रुपए। और उसी का अगर हम विस्तार कर दें तो ये हो जाएगा 48,20,512 करोड़। तो अगर आपको एब्सोल्यूट फिगर याद करनी है, जो आपको याद कर ही लेनी चाहिए, वो कितनी है? 20,512 करोड़ रुपए। अब यहाँ पर लाख नहीं लगेगा, यहाँ पर करोड़ लगेगा। और जब आप लाख लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 48.21 लाख करोड़। ये आपकी फिगर यहाँ पर आएगी। ठीक है, ये दोनों फिगर याद रखिए। अगर आपसे एब्सोल्यूट क्वेश्चन में एब्सोल्यूट फिगर पूछ लिया गया तो आपको एब्सोल्यूट बताना है, और अगर आपसे शॉर्ट में पूछा गया तो आपको ये बताना है। कहीं निबंध वगैरह लिख रहे हैं या कोई और जो है मेंस में कहीं कुछ लिख रहे हैं तो आप इतना ही लिखें, वो पर्याप्त है। ज़रूरी नहीं कि आपको पूरी फिगर वहाँ पर लिखनी है। अब ये वहाँ पर बहुत सारे घाटे वाटे दिए हैं, अभी हम लोग बात करेंगे। तो जो हमारा बजट है उसमें कई तरह की प्राप्तियाँ होती, कई तरह के खर्च होते हैं। राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ, हमने पीछे भी देखा, इन्हीं दो माध्यमों से हमारे पास पैसा आ रहा था। ये हमने पीछे समझा। राजस्व प्राप्तियाँ यानी हम किसी भी तरह से रेवेन्यू टैक्स पर बेस्ड जो है प्राप्तियाँ कर रहे हैं, तो उसकी एक केवल मोटी मोटी फिगर आपको याद हो जाए इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको क्या याद रखना है कि जो 24-25 के लिए अनुमानित राजस्व प्राप्तियाँ हैं वो 31.3 और आगे आप जोड़ दीजिए लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, इसी तरह से कैपिटल गेन क्या था, पूंजीगत प्राप्तियां या कैपिटल रिसिप्ट कितनी थी हमारी, वो हमारी देखिए 16.9 लाख करोड़ रुपए है। और ये आपका ग्राफ बताता है कि हमारी पूंजीगत प्राप्तियों में कमी आ रही है, यानी हम पूंजीगत प्राप्तियां कम कर रहे हैं। और यहाँ पर ये बता रहा है कि हम राजस्व ज़्यादा प्राप्त कर रहे हैं। तो ये अच्छा है कि बुरा? अब आप 2 मिनट इस पर मनन करिए कि अगर हमारा राजस्व प्राप्ति ज़्यादा हो रही है और पूंजीगत प्राप्तियां कम हो रही हैं। पूंजीगत प्राप्तियां का मतलब क्या है? उधार। आपने पीछे देखा ना, फिर से मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट लेवल आपका बहुत ही मजबूत होना चाहिए बजट के मामले में। आप ये देखिए, जितना भी लोन है
वो सब कहाँ है? राजस्व प्राप्तियों में है। ये देखिए राजस्व प्राप्तियां मैंने यहाँ उधार लिखा है। तो हमारा अगर राजस्व प्राप्तियां कम हो रही हैं, राजस्व प्राप्तियां बढ़ रही हैं और हमारा पूंजीगत प्राप्तियां कम हो रही हैं, इसका मतलब अर्थव्यवस्था अच्छे ट्रैक पे है, सही ट्रैक पे है। यानी हम उधार कम ले रहे हैं, हम अपने ही संसाधनों से ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है, इसका एक ड्रॉबैक क्या है? यानी कि भारत में जो टैक्सेशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। इसीलिए जब ये बजट आया तो एकदम से मध्यम वर्ग की तरफ से आवाज़ मुखर हुई कि बजट में टैक्स जो है बहुत ज़्यादा, मतलब टैक्स का बोझ बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और ख़ासकर जो कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव किया गया है उसकी वजह से निश्चित रूप से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है विरोध प्रदर्शन हमको देखने को मिला पिछले कुछ दिनों में, और ये बहस का मुद्दा बना हुआ है। लेकिन अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो ये अच्छे संकेतक हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था क्या होनी चाहिए? जो है जो जन कल्याणकारी नीतियों पर ही आधारित हो, वो ज़्यादा बेहतर होती है। अब आगे हमने राजस्व व्यय और प्रभावी पूंजीगत व्यय भी देखा, तो ये दोनों आंकड़े भी आप याद रख लीजिएगा। लाख करोड़ में राजस्व व्यय जो हमारा कुल है वो 37 यहाँ मैं बड़ा भी करके लिख दे रहा हूँ अगर आपको ना दिखे, 37.1 लाख करोड़ रुपए है। और प्रभावी पूंजीगत व्यय जो है वो 15 लाख करोड़ रुपए है। आगे बढ़ते हैं। अब पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति तो हम देख ही रहे हैं, और इसमें प्रभावी पूंजीगत व्यय एक शब्द आपने पढ़ा, तो पूंजीगत व्यय क्या है और प्रभावी पूंजीगत व्यय क्या है? पहली चीज़ तो इंग्लिश में जान लीजिए, पूंजीगत व्यय का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, और उसी से एक टर्म और डिफाइन हो रहा है प्रभावी पूंजीगत व्यय, यानी कि इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसको आपको यहाँ पर समझने के लिए ये मैं दिखाना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रभावी पूंजीगत व्यय ये रेड कलर का है, ये 15 इसका आंकड़ा दिखाया गया है, जो कि इन दोनों का जोड़ है। अब इसमें क्या है? पूंजीगत व्यय जुड़ा हुआ है, कितना? 11.1 लाख करोड़ रुपए, और पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान, यानी जो है अगर हमको कोई कैपिटल जो है बनाना है, परिसंपत्तियां बनानी है, तो उसके लिए सरकार के द्वारा जो अनुदान, जो सब्सिडी दी जा रही है, उसको जब हम दोनों चीज़ों को जोड़ देते हैं, यानी पूंजीगत व्यय में पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु जो अनुदान मिलता है, जब उसको हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है? तो हमारा प्रभावी पूंजीगत व्यय या इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर प्राप्त होता है। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई। नहीं समझ में आ गई तो एक बार फिर से इसको समझिए। प्रभावी पूंजीगत व्यय को पूंजीगत व्यय और पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान के योग के रूप में परिभाषित किया जाता है। यही मैंने कहा कि पूंजीगत व्यय और पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु जो सब्सिडी दे रही है सरकार, इनको जब हम जोड़ देंगे तो हमको प्रभावी पूंजीगत व्यय प्राप्त होगा। तो प्रभावी पूंजीगत व्यय आपसे पूछ लिया जाता है कि कितना है इस जो है अनुमान में, बजट अनुमान में, तो ये 15 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है। अब इसमें बहुत ज़्यादा जो है इसमें एक और फैक्ट जान लीजिए कि इसको कैपेक्स नाम से भी जाना जाता है। और पूंजीगत व्यय किसी संगठन या संपत्ति, संयंत्र, उपकरण, मतलब कुल मिला के जैसे आप एक फैक्ट्री लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो पूंजीगत व्यय हुआ। अब उसमें जो है हम उसके लिए जो मशीनें खरीद रहे हैं, फैक्ट्री के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं, ज़मीन का इंतजाम कर रहे हैं, संसाधन का इंतजाम कर रहे हैं, जो स्थायी परिसंपत्तियां बना रहे हैं, वो सब जब जुड़ जाएंगे तो वो पूंजीगत परिसंपत्तियां कहलाएंगी। उसको हम पूंजीगत में व्यय में जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा प्रभावी पूंजीगत व्यय। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है, और जो 15 लाख करोड़ रुपए की फिगर है वो आपको ध्यान रखनी है। अब बजट जो होता है हमेशा घाटे में प्रस्तुत किया जाता है। बजट में कई प्रकार के घाटे हैं, उसमें 4 प्रमुख घाटे आपको याद रखने हैं और इनकी फिगर को भी याद रखना है। सबसे पहला होता है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट हमारे, अब इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपकी सरलता के लिए हमने एक परिभाषा लिख रखी है
कि किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अर्जित कुल राजस्व, यानी हमने एक फाइनेंशियल ईयर में जितना भी रेवेन्यू कमाया है और जितना हम व्यय किया है हमने, उसके बीच जो अंतर है उसको हम राजस्व घाटा कहेंगे। यानी हमारे आय और व्यय का, शुद्ध रूप से देखें तो हमारे राजस्व आय का और हमारे व्यय का जो अंतर है वो राजकोषीय घाटा है। तो राजकोषीय घाटा क्या होना चाहिए? हमेशा कम से कम होना चाहिए। जितना ज़्यादा राजकोषीय घाटा होगा उसका मतलब कि हमारा जो है, जो हमारा इकोनॉमी है हमारी, वो मतलब सही ट्रैक पे नहीं है। जब हम राजकोषीय घाटा को लगातार कम करेंगे इसका मतलब हमारी इकोनॉमी सही दिशा में जा रही है। तो आप देख लीजिए पिछले ट्रेंड जो है क्या बताते हैं कि राजकोषीय घाटा लगातार कम हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ही कम हो रहा है, लेकिन अब 23-24 के मुकाबले देखेंगे तो ये बहुत बड़ा कमी आई है, लगभग 10 पॉइंट की हम मान सकते हैं। 5.8 था जो है संशोधित अनुमान जो 23-24 का था उसमें, और ये हो गया 4.9। तो आपको क्या याद रखना है? राजकोषीय घाटा कितना है? 4.9 लाख, सॉरी ये लाख करोड़ नहीं है, ये जीडीपी का परसेंटेज है, ठीक है, ये जीडीपी के परसेंटेज के रूप में है 4.9%, ठीक है। अब दूसरा घाटा होता है राजस्व घाटा। तो सरकार का जो कुल राजस्व व्यय और जो उसकी राजस्व प्राप्तियां, यानी हमने जितना राजस्व प्राप्त किया और जितना हमने राजस्व व्यय किया, दोनों का जो अंतर है उसके अंतर को हम जो है क्या कहते हैं? राजस्व घाटा, या क्या कहेंगे इसको हम जो है रेवेन्यू डेफिसिट कहेंगे। तो जितने भी घाटे हैं वो हमारे कम होने चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा में अंतर क्या है? राजकोषीय घाटा ये कह रहा है कि हमने जितना रेवेन्यू प्राप्त किया और जितना हमने एक्सपेंडिचर किया, व्यय किया, इनको आपस में घटाना है। लेकिन राजस्व घाटा क्या कहता है कि जितना हमने राजस्व प्राप्त किया और जितना हमने राजस्व को ही व्यय किया, यहाँ पर कुल व्यय की बात नहीं हो रही है, राजस्व जो प्राप्त किया और जो राजस्व की क्या व्यय है उसको हम राजस्व घाटा कहते हैं। तो ये बेसिक अंतर समझ लीजिएगा। आप यहाँ भी देखेंगे तो ये भी जो है डाउनफॉल पर ही है। कितना है ये? कम होते होते 2.8 से 1.8 आ गया, सीधे सीधे 10% की कमी आई है। यानी क्या कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी जो है स्टेबल ग्रोथ के साथ आगे जा रही है। दूसरी फिगर आपको याद रखनी है। तीसरी फिगर है आपके सामने प्राथमिक घाटा। तो प्राथमिक घाटा क्या होता है? जो चालू वित्तीय वर्ष है उसमें जो राजकोषीय घाटा है और जो पिछले वर्ष आपने उधार पे पैसा लिया था उस पर जो आपने ब्याज भुगतान किया है उसको आपस में घटा दीजिए। समझ पाए? राजकोषीय घाटा जो आपका है उसमें क्या घटाना है? हमने जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में उधार लिया था उस पर जो ब्याज दिया है उसको अगर हम घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? प्राइमरी डिफिसिट या प्राथमिक घाटा। समझने में कोई दिक्कत हो तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि राजस्व घाटा में हमको ब्याज जो है, जो हमने भुगतान किया है पिछले वर्ष के लोन पर, वो पिछले वर्ष का मतलब पिछले वित्तीय वर्ष के लोन पर जो हमने ब्याज भुगतान किया है उसको घटा देंगे तो हम प्राथमिक घाटा हमारा आ जाएगा। अब आप देखेंगे प्राथमिक घाटा भी हमारा लगातार कम हो रहा है, 2.3 से 1.4 हो गया। तो अगली फिगर आप याद रख लीजिए 1.4। इसको अलग से सबको लिख लीजिएगा कि राजकोषीय घाटा 4.9% है जीडीपी का, और राजस्व घाटा हमारा 1.8% है जीडीपी का, प्राथमिक घाटा हमारा 1.4% है। अब प्राथमिक घाटा के बाद अगला घाटा होता है प्रभावी राजस्व घाटा। तो प्रभावी राजस्व घाटा कैसे निकलेगा? जो राजस्व घाटा हमारा है, जो हमारा जो है रेवेन्यू डेफिसिट है, उससे हम क्या घटा देंगे? जो हमने पूंजीगत परिसंपत्तियां बनाने के लिए अनुदान दिया है, यानी कि सब्सिडी दी है, उसको घटा देंगे। पूंजीगत संपत्तियां कहाँ बन रही थी? यहाँ देख लीजिए फिर से, पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु जो अनुदान हमने दिया है वो हम कहाँ से घटा देंगे? वो हम राजस्व घाटा में से घटा देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा प्रभावी राजस्व घाटा।
और प्रभावी राजस्व घाटा को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये भी देखिए आप लगातार कम हो रहा है, पिछले वित्तीय वर्ष में 1.8 था, अब घट के 0.6 हो गया है। तो जो लोग जो है किसी और जो है सोर्सेस से ये बात करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोविड का पीरियड नहीं आया होता तो आज हम दुनिया की दूसरी तीसरी महाशक्ति होते अर्थव्यवस्था के रूप में। फिर भी जो फिस्कल पॉलिसी अब फॉलो हो रही है उसमें लगातार घाटे को कम किया जा रहा है, पहले से कम उधार लिया जा रहा है, यानी कैपिटल जो हमारा रिसिप्ट है उसको कम किया जा रहा है जो उधार से प्राप्त होता है, और उसके अलावा हम लगातार घाटे को कम कर रहे हैं, यानी अर्थव्यवस्था एक बहुत ही मजबूत जो है तरीके से एक स्टेबल वे में आगे बढ़ रही है। तो अभी हम लोगों ने जो जितने तरह के घाटे देखे वो यहाँ पर सारे लिखे हुए हैं, प्रभावी राजस्व घाटा, राजस्व घाटा, और उनका जो है एब्सोल्यूट फिगर यहाँ पर लिखी हुई है, जीडीपी के टर्म्स में जो है उसका जो है यहाँ पर जीडीपी के टर्म्स में उसका जो मतलब अंतर है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये सब फिगर बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं, जो मैंने पीछे आपको बताया वही आपको याद रखना है। कुछ चीज़ें जो है बस जानकारी में होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी परीक्षा में आपसे पूछ ली जाए। आगे बढ़ते हैं। हमने आय और व्यय दोनों की बात कर ली थी, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि जो हमको आय हो रही है, जो व्यय हो रही है, उसमें सबसे बड़ी मदें क्या है। कभी कभी इस तरह से पूछ लेता है ना कि भारत सरकार की आय की प्रमुख 3 मदें कौन सी हैं, व्यय की 3 प्रमुख मदें कौन सी हैं। तो ये समझने के लिए आप जो है बस इस चार्ट को फॉलो कर लीजिए या ये जो है डायग्राम देख लीजिए। हम दोनों की ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले रुपया आता है, यानी हमारे पास इनकमिंग का जो सोर्स है उसमें सबसे बड़ी मद कौन सी है। अब यहाँ पर छांटते हैं हम जो है उधार और अन्य देयताएं। यहाँ पर पैसे लिखे, पैसे का मतलब ये है रुपया लिखा है, यानी रुपए को आप मान लीजिए 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, इसके लिए हमको मानते हैं कि ये 100% का ये डिवीजन दिया। आप पैसा इसमें से हटा दीजिए, आप इसको परसेंटेज में समझ लीजिए, समझना हो तो। उधार और अन्य देयताएं यानी डेब्ट एंड अदर लायबिलिटीज से हम क्या प्राप्त करते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा प्राप्त करते हैं। 27% जो है धनराशि हमको कहाँ से मिलती है, उधार और अन्य देयताओं से होती है। तो इसको आप नंबर 1 करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, उसके बाद आप प्राप्त कर रहे हैं आयकर से। किससे, इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स को आप ले लीजिए 2 नंबर पे, ये कितना आप प्राप्त कर रहे हैं, 19% पैसा यहाँ से ला रहे हैं कुल प्राप्ति का। तीसरे नंबर पे आप सर्वाधिक प्राप्ति कहाँ कर रहे हैं, जीएसटी और जो बाकी कर लगाए हैं उनसे आप 18% प्राप्त कर रहे हैं। तो ये तीसरे सबसे बड़ी मद हो गई। चौथी सबसे बड़ी मद भी अगर आपसे पूछ ली जाए तो आपको बताना होगा निगम कर, कॉरपोरेशन टैक्स से आप सर्वाधिक पैसा प्राप्त कर रहे हैं। तो ये जो है 1 2 3 कम से कम याद रखिएगा। अब इसी को यहाँ पर जो है बड़ा करके दिखाया गया है कि ये वाला जो पोर्शन है ये कितना है, ये 27% है जो हम उधार और बाकी देयताओं से प्राप्त कर रहे हैं। ये फिगर जो है लास्ट फाइनेंशियल ईयर की दी है, जिस पे बहुत ज़्यादा आपको विचार करने की जरूरत नहीं है। करंट फाइनेंशियल ईयर की ये फिगर है। उसके बाद हमने जैसा कि बात की, दूसरा सबसे ज़्यादा बड़ी मद हमारी है इनकम टैक्स की, जो नीले रंग से दिया गया है। ये हमारा इनकम टैक्स कितना है, 18% हम इनकम टैक्स से प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए तो देखिए पिछले 5 साल 6 साल से लगातार मांग हो रही थी कि इनकम टैक्स में स्लैब का बदलाव हो, लेकिन सरकार नहीं कर रही थी, छोटी मोटी राहत दे रही थी। इस बार भी बहुत बड़ी राहत तो नहीं है, लेकिन छोटी राहत दी गई है। तो ये 18% जो है दूसरा मद हो गया। और तीसरी मद हमारी जो है जीएसटी है। जीएसटी और बाकी कर जो है, सॉरी इनकम टैक्स ये था, सॉरी इनकम टैक्स ये दिया हुआ है, ये 19% वाला है और ये 18% वाला जो है जीएसटी है। थोड़ा सा कलर कोडिंग समझने में दिक्कत हो गई। तो ये 3 बड़ी मदें आपको याद रखनी है। अब रुपया जाता है, कहाँ जा रहा है भाई, खर्च कहाँ हो रहा है, रुपया जाने का मतलब व्यय हो रहा है। सबसे ज़्यादा हम पैसा कहाँ पर खर्च कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा हम राज्यों को हिस्सा दे रहे हैं। स्टेट ट्रांसफ़र, राज्यांश या जिसको हम कहते हैं
स्टेट एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं, 21% हम राज्यों को ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, जो भी हमारा जो है हमको प्राप्त हुआ है उसमें। तो ये हमारी नंबर 1 मद हो गई खर्चे की, राज्यों को स्थानांतरण उनके हिस्से के रूप में। दूसरी सबसे बड़ी मद है जो हम ब्याज दे रहे हैं, जो हमने प्राप्त उधार लिए विभिन्न तरीके से। क्या दिए यहाँ पहली बड़ी मद है प्राप्ति की, उधार एवं अन्य देयता है, लायबिलिटीज़, डेब्ट एंड अदर लायबिलिटी। तो जब हम किसी से कर्जा ले रहे हैं तो उस पर हमको जो है ब्याज देना ही पड़ेगा, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे IMF हो, चाहे रिजर्व बैंक हो, चाहे किसी से भी पैसा लेंगे तो उसका ब्याज देंगे। ये कितना जा रहा है हमारा 19% जो है ये जा रहा है। तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा हमारा खर्चा हो रहा है केंद्र सरकार की योजनाएं, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, जिस पे हमारा 16% धनराशि पूरे व्यय की खर्च हो रही है। ठीक है, तो ये 3 बड़ी मदें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो है खर्चे वाला है, जो इस तरह से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में दिया गया है कि कितना कितना व्यय हो रहा है। सबसे ज़्यादा स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेज एंड ड्यूटीज, ये 21% जा रहा है, ये हमारा नंबर 1 मद हो गई। दूसरे नंबर पे जो हम ब्याज अदायगी कर रहे हैं, ये वाली, ये कितनी कर रहे हैं 19% कर रहे हैं, और ये कितनी कर रहे थे 21% कर रहे थे। ठीक है, और तीसरे नंबर पर हम जो है केंद्र की योजनाएं हमारी जो है 16%, ये वाला जो है ये तीसरे नंबर पे आ गई। तो ये सबसे बड़ी मदें हो गई, और इनको आपको, ये लास्ट ईयर का है इसलिए आप याद रखें ना रखें, ये ग्राफ में या चार्ट में इसलिए दे दिया जाता है कि आप जो है इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। अब जो हम कर प्राप्त कर रहे हैं, टैक्सेज, क्योंकि प्राप्ति का जो है मुख्य स्रोत टैक्स और उधार है, तो टैक्स जो हम प्राप्त कर रहे हैं वो जो है जो सकल कर राजस्व है, यानी जो ग्रॉस रेवेन्यू रिसिप्ट हैं, वो कितनी है हमारी इस बजट में 11.8 GDP के परसेंटेज के रूप में प्रतिशत है। प्रत्येक आप कर को 2 भागों में बांटा जाता है, डायरेक्ट टैक्सेज और इनडायरेक्ट टैक्सेज। डायरेक्ट टैक्सेज जैसे कि आपका इनकम टैक्स हो गया, आपके जो है सीधे सीधे आपसे ले लिया जा रहा है, तो ये प्रत्यक्ष कर में हो गया। प्रत्यक्ष कर जो है इसमें कितना है, GDP का 6.8% है। कितना है 6.8% है। और इनडायरेक्ट टैक्स कितना है इसमें 5% है। और टोटल कितना है, इनको जोड़ दीजिए, कितना आ गया 11.8% ऑफ GDP, ये हमारा टोटल टैक्स रिसिप्ट या रेवेन्यू टैक्स रिसिप्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब जो हम कह रहे थे ना कि हम संघ और राज्य क्षेत्रों को अंतरण करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, उनके टैक्स से और उन सब चीज़ों से। तो आपको केवल बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण नहीं है वैसे, लेकिन अगर आप याद करें तो बस इतना याद करें कि हमारा स्टेट को जो है ट्रांसफ़र लगातार बढ़ रहा है, और अगर हम लाख करोड़ में बात करें तो 23.49 लाख करोड़ रुपए हम स्टेट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज दोनों ही इसमें शामिल हैं, ये 24-25 में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फिर अब जो है आप जानते हैं कि रेल बजट अलग से नहीं प्रस्तुत किया जाता है। मोदी सरकार के आने के बाद से रेल बजट जो है केंद्रीय बजट में ही मर्ज कर दिया गया है। तो वैसे रेलवे बजट से अब क्वेश्चन आते भी नहीं हैं, फिर भी एक फिगर चूँकि पूरी बजट में थी, इसको हम लोग जो है ज़रा सा देख लेते हैं कि रेलवे से जो निवल राजस्व है वो कितना है, वो 2800 करोड़ रुपए है। परिचालन अनुपात रेलवे का जो है कितना है 98.22% है। हालांकि ये सब फिगर्स बहुत रेयर है कि आपसे पूछी जाए। फिर रेलवे की आय जो है कितनी हुई है यात्रियों से और माल ढुलाई से, तो यात्रियों से अगर देखेंगे तो 80,000 करोड़ रुपए यानी पैसेंजर ट्रेन से हुई है, और जो है गुड्स वाली ट्रेन जो होती है जिसको हम मालगाड़ी कहते हैं, उनके परिचालन से 1,80,000 करोड़ रुपए कमाई हुई है। तो ये जो है फिगर्स हैं, बस ध्यान रखिए, इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपसे पूछ लिया जाएगा,
क्योंकि ये सब जो है ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बहुत ही रेयर संभावनाएं हैं पूछे जाने की। अब जो हमारा बजट है इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि प्रमुख मद कौन कौन से हैं। एक बार जो है आपको ध्यान होगा कि उनके मिलान के लिए पूछ लिया गया था कि किसके लिए कितना आवंटन किया गया है। तो इसलिए कुछ प्रमुख मद जो है यहाँ पर जो दी गई हैं ये धनराशियाँ करोड़ में हैं। अगर आप याद रख सके तो याद रख लीजिए, बाकी ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। रक्षा यानी डिफेंस सेक्टर को 4,54,773 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कितना? 4,54,773 करोड़ रुपए। ग्रामीण विकास के लिए कितना आवंटन किया गया है? 2,65,808 करोड़ रुपए। कृषि और उससे संबद्ध यानी एक तरह से कह लीजिए कि अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें दिया गया है 1,51,851 करोड़ रुपए। गृह विभाग को, जिसमें पुलिस वगैरह आते हैं, उसमें 1,50,983 करोड़। इसी तरह से शिक्षा में 1,25,000, स्वास्थ्य पे 89,287 करोड़ रुपए। तो ये सब जो है अलग अलग यहाँ पर हैं। एक दो बड़ी मदें याद रखिए, वो ज़्यादा जो है ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं। एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है अक्सर कि जो योजनाएं हैं उनको कितना कितना आवंटन किया गया है, और ख़ासकर जो बड़ी योजनाएं होती हैं जिनमें 1,000 करोड़ से ऊपर जो है का आवंटन होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे सबसे ज़्यादा लगभग हर साल ही जो है मनरेगा को दी जाती। मनरेगा को आप देश में अगर स्कीम्स की उसमें देखें, योजनाओं के बजट के आकार में देखें तो सबसे बड़ी योजना मान सकते हैं। मनरेगा को इस साल 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कितना? 86,000 करोड़। और उसके अलावा अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को 1,200 करोड़ रुपए, नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं को 2,228 करोड़ रुपए, औषधि के लिए पीएलआई के लिए 2,143 लाख करोड़ रुपए। इसी तरह से सेमीकंडक्टर सेक्टर भी हमारा एक जो है, क्योंकि ईवी गाड़ियां अगर भारत में उत्पादन तेज़ी से शुरू करना है तो सेमीकंडक्टर सेक्टर को जो है बढ़ाना होगा, तो 6,903 करोड़ रुपए। सौर ऊर्जा ग्रिड के लिए जो आवंटन है 10,000 करोड़ रुपए। ये सब बड़े बड़े आवंटन हैं। फिर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, जिसको डीबीटी कहते हैं, तो एलपीजी की डीबीटी के लिए 1,500 करोड़ रुपए, और आईडीएआई स्कीम के अधीन क्रेडिट लाइन के लिए 3,894। तो ये सब नहीं याद रखना, मनरेगा और 3-4 जो बड़ी मद हैं उनको याद रख लीजिए, उतना पर्याप्त है। हालांकि ज़रूरी नहीं कि इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। अब अभी हम लोगों ने टैक्सेज की बात की थी, तो टैक्सेज में कुछ जो है सरकार ने छूटें की हैं और कुछ जो है अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। जैसे कि कैंसर की 3 बहुत महंगी दवाएं हैं, उन पर जो है पूरी तरह से सीमा शुल्क, क्योंकि वो बाहर से दवाएं आती हैं, बहुत महंगी हैं, लाखों रुपए, कई कई लाख रुपए के एक एक इंजेक्शन तक होते हैं, ऐसी दवाएं हैं। तो उनको पूरी तरह से जो है उन पर सीमा शुल्क या एक्साइज ड्यूटी हटा ली गई है। मोबाइल फ़ोन, मोबाइल पीसीबीए, मोबाइल चार्जर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को घटाकर 15% कर दिया गया है। सोलर सेल, सोलर पैनल के लिए जो है छूट दे दी गई है, जिससे ये सब चीज़ें जो है आगे बढ़े। तो बहुत ज़्यादा उनको ध्यान नहीं रखना, कुछ जो है जो बड़ी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। अब जो है जो न्यू टैक्स रिजीम है आयकर की, इनकम टैक्स की, उसमें क्या संशोधन किया गया है। देखिए यहाँ पर 0 से 3 लाख रुपए तक कर शून्य। पहले ये 2.5 लाख की सीमा थी, फिर 3 से 7 लाख तक जो है 5% कर दिया। पहले 3 से 5 लाख था, तो इसको 7 लाख करके जो है इसको 5% उस पर लगेगा। फिर 7 से 10 लाख को जो है 10% किया गया, 10 से 12 लाख को, तो इसमें थोड़ा थोड़ा जो है किया गया। और सरकार ने जो अपनी कैलकुलेशन पेश की है उसमें कहा है कि अगर कोई न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत जो है अपना टैक्स फाइल करता है, इनकम टैक्स फाइल करता है, तो वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर में 17,500 रुपये की छूट मिलेगी इस नई कर व्यवस्था को लागू होने पर। इसमें एक और चीज़ किया गया है, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता था, जैसे कि आप कोई भी बचत ना शो करिए, सीधे सीधे 50,000 रुपये पिछले वित्तीय वर्ष तक जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाता था, उसको बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है।
और पेंशन भोगियों के लिए जो फैमिली पेंशन होती है उसमें 15,000 रुपये बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का जो है उसको प्रस्ताव किया है। तो ये सब थोड़े जो है लाभ है जो है, लेकिन जितनी मतलब जन सामान्य को उम्मीद थी उतना जो है उनकी उम्मीद पूरी नहीं हुई है। हालांकि बजट कभी भी सभी वर्गों को संतुष्ट नहीं कर सकता है। बजट जो है, जो बजट होता है उसमें मुख्य रूप से सरकार अपने फ़ायदे और नुकसान को ज़्यादा प्राथमिकता देती है, क्योंकि उसको जो है अर्थव्यवस्था का जो है एक मेंटेनेंस लेके चलना होता है। अब जैसे हम लोगों ने शुरुआत में चर्चा की थी कि इस बजट के 9 क्षेत्र हैं, तो उन 9 क्षेत्रों में सबसे पहला है प्राथमिकता क्षेत्र में कृषि में उत्पादकता और लचीलापन। अब इसके लिए बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं, तो इसमें जो प्रमुख बातें हैं वो क्या हैं, पहले हम इधर से समझ लेते हैं कि कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के लिए कुल कितना आवंटन किया गया, इसको एक बार फिर से ध्यान रख लीजिए। 1.52 लाख करोड़ रुपए, याद रहेगा ना, इसको याद रखिएगा ये इस तरह, क्योंकि बड़ा आवंटन है कृषि के लिए। इसमें ये तो आवंटन टोटल हो गया। अब इसमें किसानों के लिए 32 कृषि और बागवानी में फसलों की 109 उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। फिर देश भर में 1 करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग के माध्यम से प्राकृतिक खेती के लिए यानी नेचुरल फार्मिंग के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो है समर्थन दिया जाएगा। और क्रियान्वयन में सहायता के लिए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र। अब प्रश्न आपसे कैसे पूछे जाते हैं कि बजट में कितने जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, तो आपको बोलना होगा कि 10,000 की घोषणा की गई है। यहाँ पर भी यही सब बातें लगभग लिखी हुई हैं कि 1.52 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। और जो है सरकार जो है यानी केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर 3 वर्षों में किसानों और उनकी भूमि को कवर करने के लिए कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगी। अब इस पर और भी किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे वो हम लोग लास्ट में देखने ही जा रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर क्योंकि अगर कुछ ज़्यादा हो जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए बहुत ज़रूरी चीज़ों पे ही हम बात करेंगे यहाँ पर। फिर इसी में एक हिस्सा इसका है कि भूमि संबंधी सुधार और कार्रवाइयाँ, तो उसमें जो है सैद्धांतिक बातें लिखी हैं कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में भू प्रशासन सहयोगी नियर उपयोग और भवन संबंधित उपनियर में सुधार किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि पंजीकरण कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। सभी को एक यूनिक भूखंड आइडेंटिटी दी जाएगी, ये लिखा है ना, अनन्य भूखंड पहचान संख्या दी जाएगी जितने भी किसान होंगे। अब प्राथमिकता का क्षेत्र हमारा दूसरा आ गया, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। तो इसमें जो है उद्योग में सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टलों और शिशु गृहों की स्थापना होगी, क्रेच जिसको हम कहते हैं। फिर सरकार संवर्धित कोष की गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा और इसमें इस उपाय से प्रतिवर्ष 25,000 छात्रों को मदद की उम्मीद है। इसी तरह से घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रतिवर्ष 1 लाख छात्रों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण राशि पर 3% जो है छूट दी जाएगी उसके ब्याज पर। यही बातें यहाँ भी लिखी हैं। इससे अब इन पे क्या क्वेश्चन बनेंगे इनको हम आगे अभी वहाँ पर टेकअप करेंगे ही, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा स्पष्टता के साथ समझ में आएगा कि सीधा सीधा क्वेश्चन कैसे बन सकता है। अब प्रधानमंत्री का पैकेज कौशल प्रशिक्षण को बढ़ाना, इसमें आगामी हब और स्पोक व्यवस्था के लिए 5 साल में 1000 ITI का उन्नयन किया जाएगा यानी अपग्रेडेशन किया जाएगा। फिर शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप कराई जाएगी। भारत की शीर्ष कंपनियों में 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और इंटर्नशिप की जो है व्यवस्था की जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम, इसमें और सारी चीज़ें। अगला हमारा कौन सा लक्ष्य आ गया, और हमारा आ गया कि समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। तो इसमें जो है क्या मुख्य बिंदु हैं, अभी जनजाति वाले पे आएंगे। आदिवासी समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एक ये नया अभियान शुरू किया गया, इसका नाम जरूर ध्यान रखिएगा।
ये आपसे पूछा जाता है, क्योंकि बजट में जब कोई नई योजना शुरू होती है तो वो पूछी जा सकती है। क्या नाम दिया गया है इसको? प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। इसमें क्या किया जाएगा? 63,000 गांव में 5 करोड़ जनजातीय लोग इससे लाभान्वित होंगे, जो भी इसमें कार्यक्रम चलाए जाएंगे। और बैंकिंग सेवाओं को पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इस क्षेत्रों में 2.66 लाख करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। तो ये जनजातीय विकास पर जो है बहुत ज़्यादा नया फोकस इसमें दिया गया है। फिर इसमें जो है यही सारी बातें लिखी हैं जो हमने पीछे की। एक यहाँ पर जिक्र किया गया है पोलावरम सिंचाई परियोजना का, क्योंकि ये बहुत दिन से लटकी हुई है। तो इस बजट में जो है पोलावरम सिंचाई परियोजना को जो है पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए बजट का आवंटन किया गया है। तो पोलावरम सिंचाई परियोजना से आपसे जीएस में भी प्रश्न बन सकता है, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूँ। इसको इंदिरा सागर नाम से भी जानते हैं और पोलावरम इसका जो है प्रचलित नेम है परियोजना का। ये आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के पोलावरम मंडल के रम्मापेट के निकट गोदावरी नदी पर है। तो पहली चीज़ तो जो आपसे जनरल जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोलावरम योजना जो है किस नदी पर है, तो आपको बताना होगा गोदावरी नदी पर है। किस प्रदेश में है? आंध्र प्रदेश में है। अब इसमें बहुत सारी जो है लाभ और जो है चीज़ें हैं, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर किसी चीज़ का जिक्र होता है कहीं पर तो उससे जीएस से जुड़ा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब हम अगला जो है प्राथमिकता का बिंदु देखते हैं, विनिर्माण एवं सेवाएं। तो मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 20 लाख रुपए कर दिया गया है। इसी तरह से खरीदारों को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा जो है वो 500 करोड़ से घटाकर अब 250 करोड़ कर दी गई, जिससे ज़्यादा कारोबारी उस दायरे में आ सकें। एमएसएमई क्षेत्र में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। बाकी इन पे आधारित प्रश्न किस तरह से बनेंगे ये हम आगे देखेंगे। प्राथमिकता 5 क्या है? शहरी विकास यानी अर्बन डेवलपमेंट। तो आप जानते हैं एक पहले से योजना चली रही है पीएम आवास शहरी योजना। तो इसका जो है दूसरा चरण जो चल रहा है 2.0, उसमें क्या किया गया है? उसमें जो है गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो ये बड़ी धनराशि है, हो सकता है घुमा फिरा के पूछ ही लिया जाए। इसमें लक्ष्य क्या है? 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता इसमें शामिल है। और सरकार बैंक योग परियोजनाओं के माध्यम से 100 बड़े शहरों में जलापूर्ति, सीवेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, इन सबको जो है इसमें करेगी। इसके अतिरिक्त पीएम जो स्वनिधि योजना है, इसकी सफलता के आधार पर सरकार अगले 5 वर्षों में वार्षिक रूप से 100 साप्ताहिक स्ट्रीट फूड हब स्थापित करने की योजना बना रही है। तो इसमें कभी कभी घुमा फिरा के फिगर पूछ ली जाती है कि सरकार की जो है कितने स्ट्रीट फूड हब या हाट बनाने की योजना है, तो आपको बता देना है कि 100 5 सालों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब ऊर्जा सुरक्षा अगली प्राथमिकता है। तो इसमें जो है सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो चल रही है, उसमें जो लक्ष्य है वो क्या है? 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली देना। और इसमें कितनी जो है बिजली जाएगी मुफ्त में? 300 यूनिट। और उसके लिए क्या करना होगा? आपके अपने घर पर आपको जो है सोलर पैनल लगवाना होगा, क्योंकि मुफ्त ऐसे कुछ नहीं मिलता है। आपके घर पे जो है जो सोलर पैनल लगेगा उसमें बिजली का उत्पादन होगा, वो उत्पादन सरकार को जाएगा, तो सरकार आपकी 300 यूनिट बिजली माफ़ कर देगी। और ये सोलर पैनल लगवाने के लिए आपको सब्सिडी दी जा रही है। और ये एक अच्छी योजना है जो मैं समझता हूँ, क्योंकि है क्या, जितना प्रदूषण और जितना कार्बन उत्सर्जन हमारे देश में या दुनिया भर में हो रहा है, वो केवल और केवल बिजली उत्पादन के पीछे हो रहा है। तो बिजली उत्पादन अगर स्वच्छ स्रोत से होगा यानी सौर ऊर्जा से होगा, तो ये जो कार्बन उत्सर्जन है इसमें बहुत ज़्यादा कटौती की जा सकती है। वैसे भी सरकार ने यही लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हर हालत में गैर फॉसिल फ्यूल से 50% तक बिजली उत्पादन को ले जाना है। आगे बढ़ते हैं। अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है?
तो ये हमारी प्राथमिकता संख्या 7 है। इसमें जो है सरकार की क्या प्लानिंग है कि 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे की विकास के लिए वित्तीय सहायता बनाए रखी जाएगी और इसके लिए कितना पैसा आवंटित किया गया, बहुत बढ़िया, फिगर भी बहुत बढ़िया है, आपको याद हो जाएगी। 11,11,111 करोड़, कितना? 11,11,111 करोड़ रुपए। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर को आवंटित किए गए हैं ये हमारे सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का कितने परसेंट है? तो ये जीडीपी का 3.4% है। इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है कि अवसंरचना में कितना पैसा जो है जीडीपी के टर्म्स में दिया गया है, या सीधे सीधे एब्सोल्यूट फिगर भी आपसे पूछी जा सकती है। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है बहुत दिनों से चल रही है, इसका जो चौथा चरण है इसकी भी घोषणा कर दी गई है और इसमें लक्ष्य क्या है कि 25,000 ग्रामीण बस्तियों को 12 मासी सड़क उपलब्ध कराई जा सके। तो ये जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र हो गया। अब आ गया प्राथमिकता संख्या 8 जो हमारा नवाचार, अनुसंधान और विकास का मामला है। इसमें जो है जो मुख्य घोषणाएं हैं उसको देख लेते हैं, क्वेश्चन फॉर्म में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर बुनियादी अनुसंधान और विकास पर 1,00,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। तो ये फिगर जो है आप याद रख सकते हैं। और इसी में अंतरिक्ष क्षेत्र भी आता है। तो अगले दशक में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने के लिए, यानी लक्ष्य क्या है, 5 गुना बढ़ाना के लिए 1,000 करोड़ रुपए का उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया जाएगा। तो बहुत टफ क्वेश्चन पूछा तो आपसे पूछा जा सकता है कि कितने का जो है उद्यम पूंजी कोष बनेगा, तो आपको बताना होगा कि 1,000 करोड़ रुपए का उद्यम पूंजी कोष बनाया जाएगा। प्राथमिकता संख्या 8 सरकार की क्या है? अगली पीढ़ी के सुधार। तो इसमें जो है अगली पीढ़ी के सुधार का मतलब ये है कि एफडीआई नियम, श्रम सुधार, नीति ढांचे, इन सभी में जो है ढील दी जाएगी, लचीली योजनाएं बनाई जाएंगी और सरकार द्वारा व्यापार को आसानी से बेहतर बनाने के लिए एक विधेयक पहले प्रस्तुत हो चुका है। वो जो है जो कमिटीज़ के पास चला जाता है उसमें चला गया, संसद की कमेटियों के पास में, जन विश्वास विधेयक। अब ये जन विश्वास विधेयक के बारे में संक्षिप्त में समझ लीजिए क्या है। इसमें जो है जो व्यापार करने में असुविधाएं होती, कई सारे ऐसे अंग्रेजों के बनाए हुए कानून हैं जो अभी तक लागू थे, तो उसकी वजह से जो है क्या होता था कि जो अभी भी अब वो रिलेवेंट नहीं रह गए हैं, तो उनको हटा लिया जाएगा। जैसे कुछ में कारावास की सज़ा थी तो उनको जो है क्या होगा, उनको जुर्माने में बदल दिया जाएगा। कुछ में जुर्माना था लेकिन वो अप्रासंगिक हो गया तो वो भी हटा लिया जाएगा। या बहुत ज़्यादा जुर्माना था या जो अब बिल्कुल भी जो है ऐसा लगता है कि अब ये न्याय संगत नहीं है, तो कानूनों को कुल मिला के आज के समय के हिसाब से जो है बिल्कुल प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाएगा। ये जो है इसमें योजनाएं हैं। अब प्राथमिकताओं के अलावा कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं, फिर हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। उद्योग में क्या है, 100 शहरों में या उसके आसपास निवेश हेतु प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनेंगे। अब ये प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क क्या है, इसकी विस्तृत संकल्पना बाद में समझ में आएगी, लेकिन आपको तथ्यात्मक रूप से याद रखना होगा कि बजट में क्या कहा गया है कि 100 शहरों में प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। फिर राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक कॉरिडोर यानी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को मंजूरी दे देगी। कितने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर? 12, बस याद रखना है आपको, ठीक है। अब जो है खनिजों के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन स्थापित किए जाएंगे, ये जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा निवेश प्रोत्साहन, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के लिए कई सारे जो है नए इनिशिएटिव लिए हैं। थोड़ा संक्षेप में समझ लीजिए, बहुत लोड मत लीजिए, सब कुछ नहीं पूछा जाएगा जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। स्टार्टअप्स को मजबूत करने के लिए सभी श्रेणियों में जो एंजल टैक्स लगता है उसको ख़त्म करने का प्रस्ताव रखा गया। एंजल टैक्स अब नहीं लगेगा। विदेशी कंपनियों के लिए कारपोरेट कर की दर को घटा दिया गया है। कितना कर दिया गया है ये याद रखिएगा, 40% से घटाकर कारपोरेट टैक्स को फॉरेन कंपनीज के लिए 35% कर दिया गया है। ये एक अच्छा कदम है। इससे क्या होगा, बाहर की कंपनियां भारत में ज़्यादा निवेश करेंगी। फिर और जो है इसमें क्या महत्वपूर्ण है, एनपीएस जो है जो न्यू पेंशन स्कीम है,
इसमें अभी तक जो है जो नियोक्ता यानी जो एम्प्लॉयर द्वारा अपना सहयोग दिया जाता था वो कितना दिया जाता था, 10% दिया जाता था। अब जो है 10% वो उससे वो सरकार देती थी, 10% जो है कर्मचारी के खाते से कटता था और उसके जो है पेंशन फंड में जमा होता था। अब जो है ये 10% से बढ़ाकर जो है इसको 14% कर दिया गया है। ये एक बड़ा है, पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से जो है कुछ ये सुधार हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। पर्यटन में चलिए देख लेते हैं। पर्यटन में गया में स्थित विष्णुपद मंदिर, अब इससे जुड़ा भले आप कुछ नया रखिए, ये याद रखिएगा कि विष्णुपद मंदिर कहाँ है, गया में, सीधा क्वेश्चन जीएस में आ जाएगा। और बोध गया में महाबोधि मंदिर, ये सब आप लोग जानते हैं, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। इनको विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। राजगीर को व्यापक रूप से विकसित किया जाएगा, ये भी हिस्टोरिकल प्लेस है। नालंदा यूनिवर्सिटी अभी हाल ही में जो है इसका वो किया भी गया था, तो इसका पुनरुत्थान किया जाएगा। उड़ीसा को एक श्रेष्ठ पर्यटन गंतव्य बनाने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। एक बच्चों के लिए भी शुरू की गई है एनपीएस योजना, जिसका नाम दिया गया है एनपीएस वात्सल्य। तो एनपीएस जो है वात्सल्य योजना का मतलब क्या है, जितने भी अवयस्क लोग हैं उनके माता पिता और अभिभावक द्वारा अपने अवयस्क बच्चे के लिए अंशदान जमा किया जाएगा। जैसे जो सरकारी कर्मचारी हैं तो वो अपनी तनख्वाह से पैसा जमा करवाते हैं, 10% वो देते थे, 10% सरकार देती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बच्चे के लिए उनके माता पिता जो है जो भी परसेंटेज तय किया जाएगा उतना वो देंगे, सरकार भी उसमें जमा करेगी। तो जो इसमें क्या होगा, जब बच्चा जो है वयस्क हो जाएगा तो ये उसके एक एनपीएस खाते के रूप में बदल जाएगा। तो इससे क्या होगा, चाहे वो नौकरी कभी भी पाएगा, उसके पास जो है एक पेंशन, एनपीएस पेंशन यानी न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन की एक सुरक्षा उसके 18 वर्ष के यानी वयस्क होते ही शुरू हो जाएगी। तो ये जो है इसमें बेसिकली है। तो नाम याद रखिएगा, इसका नाम क्या दिया गया है, एनपीएस वात्सल्य इसका नाम दिया गया है। चलिए अब आप लोग को क्वेश्चंस की तरफ ले चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, जुलाई 2024 में 23 जुलाई को प्रस्तुत किया गया है जो संघीय बजट आया है उसका आकार कितना, मैंने आपसे पूछा था और कई बार इसको बताया है, कितना है, 48.21 लाख करोड़ रुपए। फिर बजट में अगला हमारा प्रश्न आ जाएगा कि बजट में कितने फोकस क्षेत्र हैं, तो कितने फोकस क्षेत्र हैं, 4 फोकस क्षेत्र हैं। कौन से, गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता, जो हम लोगों ने पहली स्लाइड में पढ़ा था उसको आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगला प्रश्न आपका आ गया, बजट में कुल कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित हैं, तो हमने अभी इसको डिस्कस किया, कितनी हैं, 9 हैं। तो आपका इस तरह से रिवीजन होता चलेगा। अगला है, बजट के अनुसार मुख्य मुद्रास्फीति यानी गैर खाद्य गैर ईंधन वर्तमान में कितनी है, तो कितनी है मुख्य मुद्रास्फीति, 3.1% है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन बनेंगे तो इसी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। किसानों के लिए नई उपज वाली और जलवायु लचीली कितनी किस्में की जारी की जाएंगी, जो कृषि वाले में था उसमें बताया गया था कि 32 इस प्रकार की जारी की जाएंगी। फिर अगले 2 वर्ष में देश भर में कितने करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग के माध्यम से प्राकृतिक खेती सिखाई जाएगी, क्या फिगर थी याद करिए, 1 करोड़ किसानों के लिए ये लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। बजट के अनुसार आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, कितने, मैंने वहाँ बताया था कि इससे क्वेश्चन बनेगा, तो 10,000। नेक्स्ट हमारा है, केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझेदारी करके कितने वर्षों में किसानों और उनकी भूमि को कवर करने के लिए कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के कार्यान्वयन की सुविधा देगी, कितने वर्षों का लक्ष्य रखा गया है, 3 वर्षों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आपको ना दिख रहा हो तो मैं और साइड हो जाता हूँ। बजट में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए कितने लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, याद करिए, अभी हमने बताया था 1.5 लाख करोड़ रुपए। फिर केंद्र सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के तहत रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन के लिए कितनी योजनाएं लागू करेगी, कुल 3 योजनाएं लागू करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्यबल में महिलाओं की अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार उद्योग जगत के सहयोग से कौन से 2 कार्य करेगी, तो एक तो जो है हमने बताया था ना कि महिला हॉस्टलों की स्थापना होगी और क्रेच की स्थापना होगी, वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि
महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेंगे जो कामकाजी महिलाएं, उद्यमी महिलाएं हैं, और शिशुगृहों की, उनके बच्चों की देखभाल के लिए शिशुगृहों की स्थापना होगी, यानी क्रेच की स्थापना होगी। फिर कौशल विकास कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री पैकेज के किस चरण को लागू करने की घोषणा की गई है? कौन सा चरण अब घोषित किया गया है? चौथा चरण अब घोषित किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कौशल विकास परियोजनाओं में अगले 5 वर्षों की अवधि में कितने लाख युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा? ये भी हमने डिस्कस किया। कितने? 20 लाख युवाओं को। फिर कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को परिणामोन्मुखी के साथ हब एंड स्पोक व्यवस्था में उन्नत किया जाएगा? तो ऐसे 1000 IITs को जो है क्या किया जाएगा? अपग्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित करके कितने लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा? 7.5 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। फिर सरकारी योजनाओं और नीतियों के तहत किसी भी लाभ के लिए पात्र नहीं रह रहे युवाओं की मदद के लिए घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए कितने लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है? 10 लाख रुपए की उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिसमें उनको ब्याज में छूट दी जाएगी 3% की, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। अगला हमारा प्रश्न है, हर साल कितने लाख छात्रों को सीधे ई वाउचर दिए जाएंगे जिससे कि ऋण राशि में 3% की छूट मिले? अभी हम लोगों ने यही बोला, 1 लाख की जो है कि वाउचर दिए जाएंगे। फिर केंद्र सरकार पूर्वी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए किस नाम से एक नई योजना शुरू कर रही है? तो उस योजना का क्या नाम दिया गया है? पूर्वोदय योजना, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए है। और इसमें नॉर्थ ईस्ट ही नहीं है, पूर्वोत्तर के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश भी इसमें शामिल किया गया है। आगे अभी हमने बात की थी जनजातीय समूहों के सुधार के लिए, तो उसके लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। अगला हमारा है, इसी योजना में कितने जनजातीय गांव शामिल किए जाएंगे? तो ये कुल संख्या होगी 63,000 गांव, जो हमने पढ़ा। नेक्स्ट जो है देखिए, तो जो आपने अभी तक पढ़ा है वो यहाँ पर बिल्कुल आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा कि क्या प्रश्न बन सकता है। बजट में ग्रामीण बुनियादी ढांचे सहित ग्रामीण विकास के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। MSME को बढ़ावा देने के लिए गठित स्व वित्त पोषण गारंटी कोष हर आवेदक को कितने करोड़ रुपए की गारंटी कवर देगा? 100 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न देखते हैं, जिन्होंने मुद्रा योजना की तरुण श्रेणी के अंतर्गत पिछले ऋण लिए हैं और सफलतापूर्वक चुका दिया है, उनके लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? इसको ध्यान रखिएगा, इसको दुगना कर दिया गया है, यानी कि 20 लाख रुपया कर दिया गया है। राष्ट्रीय परीक्षण और शोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड NABL कितने खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना में सहयोग देगा? कितने में देगा? 100 प्रयोगशालाओं की स्थापना में। नेक्स्ट है हमारा, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में कितने करोड़ मकान बनाए जाएंगे? इसको भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, 1 करोड़ नए मकान बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 में अगले 5 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा कितना वित्त आवंटित किया गया है? 22 लाख करोड़ रुपए का वित्त आवंटित किया जाएगा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार और राज्यों और विकास बैंकों के सहयोग से कितने बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति, सीवेज उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रदर्शन योजनाओं को जो है बढ़ावा सरकार देगी? तो इस तरह से 100 शहरों को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM स्वनिधि योजना जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए योजना होती है, इसके तहत सरकार अगले 5 वर्षों में कितने स्ट्रीट फूड हब को विकास करने में मदद करेगी या बढ़ावा देगी? 100 हब बनेंगे। ठीक है। अगला, चालू वित्तीय वर्ष में पूंजीगत व्यय के लिए कितने लाख करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं? ये बार बार हमने बताया है, इसकी एक बहुत शुभ फिगर हमने बताई थी, 11,11,111 करोड़। ये आपका जो है यहाँ पर लिखा है 11.11 लाख करोड़ रुपए, जो GDP का लगभग 3.4% होगा। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे फेज में कितनी ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों हेतु या 12 मासी भी कनेक्टिविटी दी जाएगी? 25,000 गाँव के लिए योजना तैयार की गई है। नेक्स्ट हमारा, सरकार कितने लाख करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय अनुसंधान कोष स्थापित करेगी?
1,00,000 करोड़ रुपए की ये घोषणा की गई है। अगले 10 वर्ष में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने के लिए कितनी उद्यम पूंजी की आवश्यकता होगी, जो घोषणा की गई है 1,000 करोड़ रुपए की पूंजी की उद्यम पूंजी स्थापित की जाएगी। ये जो है, जो हमने अभी बात की थी ना कि एनपीएस की एक नई योजना बच्चों के लिए वात्सल्य वाली, तो उसका नाम क्या रखा गया है, एनपीएस वात्सल्य। अगला प्रश्न देखते हैं, 2024-25 के बजट में सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां यानी रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी बताई गई हैं, कितनी दिखाई गई हैं? तो ये फिगर आपने पीछे देखी होगी, 31.29 लाख करोड़ रुपए रेवेन्यू रिसिप्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बजट के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? ये बहुत ही प्रोबेबल क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर ध्यान रखना है। 4.9% की ये जो है बजट में बताई गई है कि अनुमान है। फिर बजट 24-25 में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नई कर व्यवस्था चुनने पर मानक कटौती को 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, ये भी हमने डिस्कस किया था, 75,000 रुपये इसको किया गया है। फिर पेंशन भोगियों के लिए जो पारिवारिक पेंशन होती है, फैमिली पेंशन, उसको जो है उसमें पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो इसको बढ़ाकर जो है 25,000 रुपये कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बजट 2024-25 में नया टैक्स स्लैब क्या रखा गया है? तो इसको हम लोगों ने पढ़ा था, 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 से 7 लाख तक 5% हो जाएगा, 7 लाख से 10 लाख तक 7% कर दिया गया है। तो ये पूरी संरचना आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, सामान्य जानकारी के लिए आपको पता होना जरूरी है। नई कर व्यवस्था की दर संरचना में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए आयकर में कितना लाभ होगा? तो सरकार ने कितना लाभ बताया है कि अगर कोई नई कर संरचना चुनता है तो उसको 17,500 रुपये का लाभ होगा। विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए विदेशी कंपनियों पर कारपोरेट टैक्स को घटाकर कितना कर दिया गया है? तो ये 40% से घटाकर कितना किया गया है, 35% जो है इसको कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पर टीडीएस की दर 1% से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो इसको 0.01% कर दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद वेतन से काटे गए टीडीएस पर कितना क्रेडिट दिया जाएगा? कितना क्रेडिट दिया जाएगा? शोध पर एकत्रित कर, यानी इसको टीसीएस कहा जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, पूंजीगत लाभ पर अब कुछ वित्तीय संपत्तियों पर अल्पावधि पर लाभ प्राप्त करने की प्रतिशत दर कितनी होगी, जिसको हम कहते हैं ना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अल्पावधि वाले को क्या कहेंगे? शॉर्ट टर्म कहेंगे। इसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, इसको 20% कर दिया गया है। यानी अगर आपने कोई चीज़ खरीदी, कोई घर मकान खरीदा, कोई शेयर खरीदा और आपने उसको जल्दी बेच दिया शॉर्ट टर्म में ही, तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म इसी तरह से कैपिटल गेन कितना देना पड़ेगा? 12.5%। तो इसमें जो प्रोविजंस को बदला गया है उसके लिए इसमें काफ़ी जो है बहस भी हो रही है। अगला प्रश्न है, निम्न और मध्यम आय वर्ग के लाभ पहुंचाने के लिए पूंजीगत लाभ की छूट की सीमा को बढ़ाकर कितने लाख रुपए प्रतिवर्ष किया गया है? 1.25 लाख रुपए जो है इसको किया गया है। फिर कैंसर रोगियों के लिए जो है कितने दवाओं को जो है पूरा टैक्स फ्री कर दिया गया है? वो 3 दवाओं को किया गया। इनके नाम भी लिखे हैं लेकिन नाम बहुत टफ है, इसको याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मोबाइल फ़ोन, चार्जर, प्रिंटेड सर्किट, इनमें बीसीडी घटाकर कितना किया गया है? 15% कर दिया गया है। बजट में कितने जो है रेयर अर्थ मिनरल्स यानी दुर्लभ प्रतीक खनिजों को पर सीमा शुल्क को पूरी तरह से छूट दी गई है? तो इस तरह से 25 रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिनको छूट दे दी गई है 100% की। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? 6% कर दिया गया। ये सब जनरल इन्फॉर्मेशन के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, आपके एग्ज़ाम में ये वाले नहीं प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए जो विशिष्ट दूरसंचार उपकरण है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हैं, उस पर मेन सीमा शुल्क बीसीडी कितना कर दिया गया है? तो 10% से घटाकर जो इसको बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। नेक्स्ट है, आयकर विवादों के समाधान के लिए बजट में किस योजना का एक प्रस्ताव रखा गया है? इसका नाम रखा गया है विवाद से विश्वास योजना। अगला प्रश्न देखेंगे, बजट में प्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्क और सेवा कर को संबंधित अपील दायर करने के लिए मौद्रिक सीमा उच्च न्यायालयों, सर्वोच्च न्यायालय और न्यायाधिकरणों के लिए
कितनी कितनी कर दी गई है। तो उच्च सीमा जो है बढ़ा दी गई है, 60 लाख रुपए तक जो है उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में 2 करोड़ रुपए, और जो न्यायाधिकरण है, ट्रिब्यूनल है इसका, उसमें कितनी हो जाएगी, 5 करोड़ रुपए उसकी उच्च सीमा हो जाएगी। एनटीपीसी और भेल को मिलाकर, भेल मिलकर कितने मेगावाट का उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित करेंगे, 800 मेगावाट, जो इस बजट में घोषणा की गई है। बजट घोषणा के अनुसार भारत की शीर्ष कंपनियां अगले 5 साल में कितने करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देंगी, यानी अपने यहाँ अप्रेंटिसशिप कराएंगी, 1 करोड़ युवाओं को। नेक्स्ट है, कौशल विकास के लिए 5,000 रुपये की मासिक मानदेय के साथ कितने माह की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप की व्यवस्था की गई है, तो ये है 12 महीने की, 1 साल की जो है दी जाएगी। नेक्स्ट है, कितने शहरों में प्लग एंड प्ले मोड पर आधारित औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे, मैंने आपको बताया था कि 100 शहरों में ऐसी योजना बनाई गई है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कितने औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी गई है, तो ऐसे कुल कितने पार्क हैं, 12 पार्क हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किस सिंचाई परियोजना को पूरा किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है, हम लोगों ने बात की थी पोलावरम सिंचाई परियोजना, जो आंध्र प्रदेश की है, उसी की बात हो रही है। खरीदारों को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए कारोबारी सीमा को 500 करोड़ से घटाकर कितना कर दिया गया है, अब 250 करोड़ रुपए कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को कितने हजार करोड़ रुपए की विशेष आर्थिक सहायता दी जाएगी, 15,000 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खरीफ फसलों के डिजिटल सर्वेक्षण के लिए कितने जिलों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की शुरुआत की जाएगी, तो ये घोषणा की गई है 400 जिलों में ये योजना शुरू होगी। कितने राज्यों में जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे, 5 राज्यों में। नेक्स्ट है, किन 2 मंदिरों को विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल और पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा, दोनों के बारे में हमने बात की थी। तो ये कौन से 2 मंदिर हैं, हमने बात की थी गया स्थित, यानी जो है बिहार में विष्णुपद मंदिर, और दूसरा बोधगया का महाबोधि मंदिर, दोनों ही वैसे भी फेमस है पहले से ही। किस प्राचीन बौद्ध शैक्षणिक संस्थान को एक पर्यटन केंद्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्थान बनाया जाएगा, नालंदा। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य को एक श्रेष्ठ पर्यटन गंतव्य बनाने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी, कौन सा राज्य है वो, उड़ीसा। उड़ीसा में जो है पर्यटन के विकास किया जाएगा इस बजट के अनुसार। इसके बाद बजट में राज्यों को उनकी अवसंरचना निवेश में सहायता के लिए कितने लाख करोड़ की दीर्घावधि ब्याज रहित ऋण प्रदान किया जाएगा, 1.5 लाख करोड़ रुपए का मतलब ब्याज रहित ऋण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है, एनपीएस में नियोक्ता द्वारा 10% अभी तक योगदान दिया जाता था, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 14% कर दिया गया है, 10 से 14% हो गया है। ये सब पढ़ा हुआ है, बस इसको रिवीजन करते चलिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन को कितना कर दिया गया है आयकर में, नई पेंशन नई स्कीम में 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है, जो लोग नई न्यू टैक्स रेजीम को चुनेंगे उनके लिए। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपये बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 25,000 रुपये। बजट 24-25 में राजस्व घाटा जीडीपी के कितने प्रतिशत अनुमानित किया गया है, 1.8%। हमने 4 प्रकार के घाटे पढ़े थे, उन्हीं में से ये एक घाटा है। फिर बजट में प्रभावी राजस्व घाटा कितना है, 0.6%। चालू वित्त वर्ष में प्राथमिक घाटा कितना है, 1.4% का अनुमान किया गया है। फिर केंद्र सरकार की आय के 4 सबसे बड़े स्रोत कौन से हैं, उधार एवं अन्य देयताएं, आयकर, माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी और निगम कर, ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम। इसी तरह से पूछा भी जा सकता है आपसे, और व्यय के सबसे बड़े 4 मद कौन से हैं, तो सबसे बड़ा जो राज्यों को कर और शुल्क में दिया जाता है हिस्सा, यानी स्टेट ट्रांसफ़र 21%, ब्याज की अदायगी 19%, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 16% और वित्त आयोग के अन्य अंतर्गत 9। फिर बजट में सबसे अधिक वित्त आवंटन वाले शीर्ष 3 मंत्रालय कौन से हैं, इनको हमको बताना है। रक्षा मंत्रालय, ये पूरा चार्ट दिखाया था, ग्रामीण विकास और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। फिर 24-25 के बजट में मनरेगा के लिए कितना जो है बजट आवंटित किया गया है, तो मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। लास्ट वाला पूछा जाए आपसे तो वो 60,000 करोड़ था पिछले वित्तीय वर्ष में। अनुसंधान और विकास के लिए बजट में कितने रुपए दिए गए हैं, 12,000 करोड़ रुपए।
बजट में ग्रिड आधारित सोलर पावर के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 10,000 करोड़ रुपए किए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना के लिए कितना वित्त आवंटित किया गया है? 7300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये सब बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। केंद्र सरकार के अमृत मिशन के लिए कितनी राशि दी गई है? तो अमृत मिशन जो है 8,000 करोड़ रुपए दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए बजट में कितनी राशि दी गई है? 5,000 करोड़ दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए कितना आवंटन हुआ है? 54,500 करोड़ रुपए आवंटित हुआ है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कितने लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? बड़ी धनराशि है 23.49 लाख करोड़ रुपए, जो कि व्यय का एक सबसे बड़ा हिस्सा है। तो मित्रों, इस तरह से आज हमने बजट को अच्छे से समझा, जाना, सारे फैक्ट्स को देखा जो जो आपसे पूछे जा सकते हैं, उन पर आधारित क्वेश्चंस को देखा कि किस तरह से हम क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, तो हमको कैसे उसका उत्तर देना है। तो कुल मिलाकर अगर आप इस लेक्चर को 2 से 3 बार रिपीट कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रटने की या लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका कॉन्सेप्ट लेवल भी इम्प्रूव हो जाएगा बजट को लेके, और जो फैक्ट हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट, वो भी आपको याद हो जाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। मित्रों, अगर आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी में ये चाहते हैं कि आपका स्कोर 60 में से 55 प्लस का रहे कम से कम, तो आप हमारी सामान्य हिंदी की ये बुक ले सकते हैं। ये बुक बेसिकली जितनी भी मानक पुस्तकें हिंदी की हैं और मानक शब्दकोश हैं, उनके एक बृहद संकलन के आधार पर तैयार की गई है विश्लेषण के साथ में। इसीलिए 2016 से अब तक जितनी भी परीक्षाएं संपादित हुई हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की, चाहे वो प्रीलिम्स परीक्षा हो चाहे मेंस की परीक्षा हो, तो उसके ऑब्जेक्टिव पेपर में इसमें हमेशा 55 प्लस क्वेश्चंस आए हैं, जो कि अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये ऑफलाइन भी अवेलेबल है बुक स्टोर्स पर, आप चाहें तो इसको मंगा सकते हैं। अगर आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी इस प्रकार से करना चाहते हैं कि आप इस बार ही इस परीक्षा को क्रैक करके अपना नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में दर्ज कराना चाहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सभी हमारे संस्थान के अब तक 2-3 परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों का विवरण है, तो आप हमारे इस फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि एक बेसिकली वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम है। इसमें आपको हमारे डिकोड एग्जाम एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ में नोट्स और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाता है। और ये कोर्स इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सभी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पूरी तरह से हर प्रकार से कवर हो जाते हैं। आपको किसी भी बाहरी स्रोत से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, क्योंकि सारा कंटेंट यहाँ पर सिस्टमैटिक ढंग से आपको प्रोवाइड किया जाता है और वीडियोस को कई बार प्ले करने की आपको सुविधा दी जाती है। इसी प्रकार टेस्ट भी आप जो है मल्टीपल टाइम्स जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे ये 2 व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन पर RO फाउंडेशन कोर्स आप लिखकर भेज देंगे तो आपको व्हाट्सएप पे ही सारी जानकारी दे दी जाएगी।